Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So this is our 12th lecture, and in the previous lecture we have discussed the green revolution, and in this lecture I will be discussing the white revolution, or we can say Operation Flood. Okay, white revolution means milk. Okay, milk revolution. So in this lecture I will be telling you uh, the Operation Flood and the background. How did it start? Okay, so let's start this topic. Okay, now white revolution, or we can say Operation Flood. Operation Flood, ये हमारा टॉपिक है। ओके, तो इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सिचुएशन बता देना चाहूंगा। ओके, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ओके, अब उस टाइम पे क्या होता था कि जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, बेसिकली कहाँ के, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, गुजरात में एक जगह है खेड़ा, हमने पढ़ा भी है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो लोग मिल्क सप्लाई करते थे बॉम्बे के ट्रेडर्स को। बॉम्बे में कुछ व्यापारी थे, दूध बेचने वाले ट्रेडर्स थे, मिल्क ट्रेडर्स, उनको वो सप्लाई करते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये याद रखिएगा। बट वो जो ट्रेडर्स थे, उनके मिल्क में बड़ी सारी चीजें करने लगे, जैसे कि मिलावट करना, पैसे ज्यादा बताना, ये सारी चीजें वो लोग करने लगे थे। और उनसे खरीदता कौन था? बॉम्बे के लोग, गवर्नमेंट। तो अब जब जो ये खेड़ा के लोग थे, खेड़ा के फार्मर थे, उन्हें लगा कि ये मिल्क ट्रेडर्स जो हैं बॉम्बे के, ये उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, तब ये सारे ही लोग जो पीजेंट्स हैं खेड़ा के, पीजेंट्स, ओके, तब ये जो खेड़ा के पीजेंट्स है, ये किससे मिलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल से तब ये मिलते हैं। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहाँ के थे? खेड़ा के ही थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे बोलते हैं, बताइए आपकी क्या परेशानी है, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। और वो बताते हैं कि ये मिल्क ट्रेडर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ, हम इनको मिल्क देते हैं, और फाइनली ये सारी चीजें। फाइनली पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड एक दूसरे लीडर होते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ये दोनों ही लीडर्स, पटेल एंड मोरारजी देसाई, ओके, दोनों ही लोग ये सलाह देते हैं फार्मर्स को कि आप अपने आप को एक कोऑपरेटिव यूनियन में बनाइए, आप सभी लोग साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाइए, और बॉम्बे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करिए, दूध देना बंद कर दीजिए, मिल्क स्ट्राइक कर दीजिए। ओके, ताकि वो लोग आपसे डायरेक्टली, बॉम्बे गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे मिल्क खरीदे, आपकी यूनियन से मिल्क खरीदे। एंड फाइनली आप देखेंगे कि ये सभी जितने भी मिल्क के फार्मर्स है, पीजेंट्स है, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया। दे रजिस्टर्ड themselves into cooperative society, कोऑपरेटिव यूनियन, यूनियन में रजिस्टर्ड कराया इन सभी लोगों ने, और स्ट्राइक किया बॉम्बे में। कब स्ट्राइक किया? दिसंबर 1946, इंडिपेंडेंस से पहले दिसंबर 1946 में इन्होंने स्ट्राइक किया कि अगर आपको दूध चाहिए, आप हमसे डायरेक्टली, हमारी यूनियन से डायरेक्टली खरीदिए। समझ में आ रहा है? तो और ये सोसाइटी कहां पे बनी? ये सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव यूनियन बनी आनंद, गुजरात में। ये सोसाइटी बनी कहां पे? आनंद, गुजरात में। एंड फाइनली जब ये सोसाइटी बनी आनंद, गुजरात में, दिसंबर 1946 में स्ट्राइक किया इन सभी फार्मर्स ने, उनके मिल्क ट्रेडर्स, इन सभी लोगों ने क्या किया? स्ट्राइक किया। और उसी टाइम पे गांधी के साथ एक फ्रीडम फाइटर थे, कौन? त्रिभुवन दास के पटेल। ओके, उस टाइम पे गांधी के एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था त्रिभुवन दास के पटेल। ओके, इन्होंने
फार्मर्स को कन्विंस किया और कहा कि मिल्क कोऑपरेटिव बनाओ। त्रिभुवन दास पटेल ने कहा कि एक मिल्क कोऑपरेटिव बनाओ, फार्मर्स को इन्होंने कन्विंस किया। सरदार वल्लभ भाई ने क्या कहा कि एक अपनी यूनियन बना लो, इन्होंने कहा कि एक मिल्क कोऑपरेटिव बना लो। मिल्क कोऑपरेटिव तो यूनियन थी ही, अब मिल्क कोऑपरेटिव भी बन गया त्रिभुवन दास पटेल के कहने पे। ओके, एंड फाइनली इस मिल्क कोऑपरेटिव के बाद में त्रिभुवन दास पटेल चेयरमैन भी बनते हैं। इस मिल्क कोऑपरेटिव के चेयरमैन बाद में कौन बनता है? त्रिभुवन दास पटेल। एंड ही वाज रिमेन्ड अ चेयरमैन फॉर 25 इयर्स, 25 साल तक यही चेयरमैन थे। ओके, और इस कोऑपरेटिव यूनियन और इसकी जो कोऑपरेटिव यूनियन बनी थी, जो फार्मर्स की कोऑपरेटिव यूनियन बनी थी, इसके सीईओ कौन थे? इस यूनियन के सीईओ थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नाम याद रखिएगा, सीईओ कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज द सीईओ ऑफ दिस यूनियन। कब से कब तक थे? 1950 से 73। ओके, इस मिल्क कोऑपरेटिव के सीईओ भी थे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली 1955 में, अब ये याद रखिएगा 1955, अब टाइम पीरियड पे आइए 1955। 1955 में क्या होता है कि ये जो मिल्क कोऑपरेटिव और जो कोऑपरेटिव यूनियन जो सेम ही चीज है, इस मिल्क कोऑपरेटिव ने इसका अपने यूनियन का नाम क्या रखा? अमूल। जो आज आप खाते हैं अमूल का दूध, अमूल का मक्खन, तब 1955 में ये जो मिल्क कोऑपरेटिव था, इन्होंने अपना नाम क्या रखा? इन्होंने अपना नाम चूज किया अमूल। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? एंड अमूल, दिस इज अ नेम फॉर द रेंज ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ओके, एंड उस टाइम पे अमूल को बहुत सारी एमएनसी से कंपीट करना था, तो ये अमूल बना। और उस टाइम पे एमएनसी कौन कौन सी थी? नेस्ले, ओके, नेस्ले, ग्लैक्सो, इन सभी एमएनसी से अमूल को काफी ज्यादा कंपीट करना था। एंड फाइनली 1955 में अमूल बनता है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, एंड अमूल का कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी है? आनंद पैटर्न। ओके, आनंद, ये याद रखिएगा, आनंद पैटर्न। और ये कहां पे? खेड़ा में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके, कोऑपरेटिव यूनियन है, ये याद रखिएगा। फाइनली आनंद पैटर्न की ही कंपनी कौन सी? अमूल। तो आनंद पैटर्न जो है खेड़ा का, ओके, जो कोऑपरेटिव यूनियन है, इन्होंने गुजरात के और डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड करना शुरू किया 1974 से। अब 1974 से ये आनंद पैटर्न अमूल फैलना शुरू करता है। नाम कब रजिस्टर कराया? 1955। आनंद पैटर्न ने फैलना कब से शुरू किया? स्प्रेड करना 1974 से। ओके, एंड फाइनली एक फेडरेशन फॉर्म होता है मिल्क के लिए। कौन सा? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। एक फेडरेशन बना मिल्क के लिए, गुजरात, ओके, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और ये कब बनता है? ये याद रखिएगा 1974 के बाद, 1974 में। तो ये फेडरेशन बन जाता है कहां पे? आनंद में। ये फेडरेशन बनता है आनंद में। ओके, एंड ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन की। तो जितने ये आनंद पैटर्न, ये जो आनंद पैटर्न अमूल है, इन सभी के यूनियन की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन मेन यही ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और ये यूनियन की मेन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और इनका काम होगा कि मार्केटिंग पे ध्यान रखे। देयर मेन एम टू लुक आफ्टर द मार्केटिंग। ओके, ये याद रखिएगा। तो कहा जाता है कि 48% जो इनकम रूरल हाउस होल्ड की होती है,
वो डेयरी सेक्टर से होती थी। 48% खेड़ा की किससे होती है? रूरल हाउस होल्ड की डेयरी सेक्टर से। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली दिस खेड़ा कोऑपरेटिव, ये जो खेड़ा कोऑपरेटिव बना, इसमें बहुत ही अच्छे से सक्सेस मिला। ओके, एंड फाइनली मिल्क रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और 1964 में शास्त्री जी ने, ये याद रखिएगा, 1964 में पीएम शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने सभी देश के सीएम को लिखा कि आप सभी लोग कोऑपरेटिव डेयरी बनाइए आनंद पैटर्न पे। जैसे गुजरात में आनंद पैटर्न पे डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, वैसे ही आपको बनाना है। और इसके लिए एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। और तो शास्त्री जी ने कहा सभी ही राज्यों के चीफ मिनिस्टर को कि आप सभी को एक आनंद के तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है डेयरी सेक्टर के लिए। और ये जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये सब किसके अंडर में आ जाएंगे? इसके लिए शास्त्री जी ने बोला एक नेशनल डेयरी बोर्ड बनेगा जिसका नाम होगा NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। शास्त्री जी ने कहा ये बनाया जाएगा। और ये बोर्ड कब बना? 1965 में। और इस बोर्ड में चेयरमैन कौन थे? ये याद रखिएगा, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि CEO थे। मैंने आपको अभी बताया था, CEO थे। कोऑपरेटिव यूनियन जो बना था कहां पे? आनंद, गुजरात में, उसके CEO थे। और बाद में NDDB के ये क्या बनते हैं? चेयरमैन। ये याद रखिएगा। तो जब वहां पे गुजरात में कोऑपरेटिव यूनियन बन गया खेड़ा में, उसी के बाद अमूल उसी पैटर्न पे बन जाता है, आनंद पैटर्न पे अमूल एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और इनकी मार्केटिंग कौन देखेगा? सभी जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनकी मार्केटिंग कौन देखेगा? गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और तभी शास्त्री जी ने कहा कि एक सभी, जैसे आनंद पैटर्न बना हुआ है, वैसे सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर को बोला कि आप सभी को ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन बनाना चाहिए। और उसको देखरेख करने के लिए हम एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये इसी लिए बनाया गया था ताकि जो फार्मर्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ कोई भी बेईमानी ना हो। और फाइनली यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, यहीं से शुरुआत होती है किस चीज की? ऑपरेशन फ्लड की। ये याद रखिएगा। ओके, सो फाइनली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में बना और इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। NDDB ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? ऑपरेशन फ्लड। ओके, ऑपरेशन फ्लड। अब ये ऑपरेशन फ्लड है क्या? ऑपरेशन फ्लड का मतलब है कि पूरे देश में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। एंड ऑपरेशन फ्लड had organized cooperatives of milk producer into a nationwide milk। ऑपरेशन फ्लड ने क्या किया? जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर थे उनके कोऑपरेटिव्स बनाए पूरे देश में, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और जिसकी वजह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, उनके बीच में एक क्लोज रिलेशन बने। समझ में आ रहा है? और जितने भी मिडिल मैन है, जितने भी मिडिल ट्रेडर्स हैं, उनको हटा दिया जाए। और वही ऑपरेशन फ्लड चला और इसी को बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। इसी को बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज। तो इंपैक्ट क्या पड़ा ऑपरेशन फ्लड का? इंपैक्ट ये हुआ कि इंक्रीज इन मिल्क सप्लाई, इंक्रीज इन मिल्क सप्लाई। एंड फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जो चेयरमैन है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, सो इंक्रीज इन मिल्क सप्लाई, फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स की इनकम बढ़ी, इंक्रीज इन इनकम ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स। ओके, ये याद रखिएगा। तो मिल्क
कोऑपरेटिव जो थे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेजर फॉर्म हुआ पॉवर्टी को खत्म करने का। ये याद रखिएगा, पॉवर्टी इससे क्या हुई, खत्म होना शुरू हुई, पॉवर्टी कम हुई, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये था व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाइट रेवोल्यूशन, ये याद रखिएगा। ओके, तो व्हाइट रेवोल्यूशन, ये जो कोऑपरेटिव थे, जितने भी लीडर्स थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, फ्रॉम महात्मा गांधी टू नेहरू, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ओके, they all these leaders, they were agreed that cooperative societies, cooperative union, it would lead to major improvement in Indian agriculture। इसीलिए फार्मर्स यूनियन भी होना चाहिए। तो उन सभी लीडर्स को लगता था दिस कोऑपरेटिवाइजेशन, ओके, इट वुड लीड टू मेजर इंप्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट विल बेनिफिट द पुअर। ओके, ये याद रखिएगा। एंड फाइनली एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी भी बनती है। ओके, एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी। अब ये एग्रेरियन रिफॉर्म कमिटी किस लिए बनती है, कोऑपरेटिव्स पे ही एक कमिटी बनती है, कोऑपरेटिव्स पे, एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी। अब ये कमिटी कब बनती है, ये कमिटी बनती है किस लिए, ताकि कोऑपरेटिव्स को प्रमोट किया जाए, प्रमोट कोऑपरेटिव्स। ओके, ये याद रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए। और एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी का चेयरमैन कौन होता है, कुमारप्पा, याद रखिएगा, कुमारप्पा, कुमारप्पा। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे कहा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें बनती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये ऑपरेशन जो फ्लड है, इसका काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना। ओके, इस ऑपरेशन फ्लड में विमेन को भी इंपावरमेंट मिला। ओके, विमेन्स भी आई आगे आगे इसमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उनकी भी इनकम्स बढ़ी। ओके, विमेन फार्मर्स, ये सभी लोग आए। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें शुरुआत हुई कब, आफ्टर 1965। उससे पहले क्या हो रहा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन रही थी। और वहीं से किस चीज का डेवलपमेंट होता है, अमूल का, जो आप खाते हैं, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद जाके अमूल की एक चीज स्लाइस खा लीजिएगा। ओके, so this is all about your white revolution। ओके, तो हमने व्हाइट रेवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया। ओके, ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस। आपको ऐसे चीजें टॉपिक वाइज पता होना चाहिए। ओके, ये याद रखिएगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।